नमस्ते। आज हम भारत की जुडिशियल सिस्टम की दो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ये सिर्फ अदालतें नहीं हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियंस यानी रक्षक हैं। बिल्कुल सही अनन्या। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी पावर्स और इनके फंक्शंस को आसानी से समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट से शुरू करेंगे, उसकी अमेजिंग पावर्स को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाई कोर्ट्स इस पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होती हैं, और फिर इन दोनों जायंट्स को कंपेयर करेंगे। और हाँ, एंड में क्विक क्विज भी होगा अपनी नॉलेज चेक करने के लिए। तो चलिए इस जुडिशियल पिरामिड के बिल्कुल टॉप पॉइंट से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बनाता क्या है? इसका जवाब हमें सीधा अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ये कोर्ट पूरी कहानी बता देता है। ये साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर्ड अंपायर की तरह है। इसका काम है ये मेक श्योर करना कि सेंटर और स्टेट्स अपनी अपनी बाउंड्रीज में काम करें ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस बना रहे। और इस अंपायर का फाउंडेशन, इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमें मिलता है आर्टिकल 124 में। यही वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, उसके जजेस की अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी क्वालिफिकेशंस तक सब कुछ तय करता है। तो इस एपेक्स कोड का हिस्सा कौन बन सकता है? आर्टिकल 124 इसके लिए बिल्कुल क्लियर क्वालिफिकेशंस बताता है। पहली शर्त, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। फिर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, या तो 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हों या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट। एक और ऑप्शन है, अगर प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों। और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटायरमेंट एज है 65 साल। ओके, तो अब जब हमें कोर्ट का स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो चलिए इसके चेंबर्स ऑफ पावर एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इसके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस। ज्यूरिसडिक्शन का सीधा सा मतलब है किसी केस को सुनने का अधिकार। सबसे पहले है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 131 के हिसाब से इसका मतलब है कि कुछ खास तरह के केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, किसी लोअर कोर्ट में नहीं। बेसिकली ये सेंटर स्टेट या 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच के झगड़ों के लिए है। नेक्स्ट है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट की आप कह सकते हैं सबसे कॉमन पावर है। सिंपल सा मतलब है, अगर कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। चाहे केस सिविल हो, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ही अपील की आखिरी अदालत है। और अब एक बहुत यूनिक पावर, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी लॉ या फैक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, ये सिर्फ एक सलाह है, एक बाइंडिंग जजमेंट नहीं। इसको मानना या ना मानना प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। तो ये आ गए एससी के 3 मेन ज्यूरिसडिक्शंस। पर इन सब से ऊपर एक सुपर पावर है जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, और इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत। इस डॉक्ट्रिन का जन्म इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के सबसे बड़े सवाल से हुआ। क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को बदल सके, यहाँ तक कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी? इस सवाल पर पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, पहले एससी ने कहा पावर अनलिमिटेड है। फिर 1967 में कहा कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं छू सकते। इसके जवाब में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। फाइनली इस मामले को 1973 में सेटल किया गया। और ये रहा इसका ब्रिलियंट सोल्यूशन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय, डैमेज या चेंज नहीं कर सकती। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? इसकी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। ओवर टाइम कोर्ट्स ने अलग अलग चीजों को इसमें शामिल किया है, जैसे जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म और एक आजाद जुडिशरी। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये डॉक्ट्रिन हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक शील्ड यानी रक्षा कवच का काम करता है। अब जब हमने पिनिकल की बात कर ली, तो चलिए एक लेवल नीचे आते हैं। हर स्टेट में जुडिशियल पिरामिड के जो पिलर्स होते हैं वो है हाई कोर्ट्स। ये अपने स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होते हैं, और इनके पास रिट जुरिसडिक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट पावर भी होती है। अब आते हैं एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इन दोनों कोर्ट्स का एक डायरेक्ट हेड टू हेड कंपैरिजन। लेट्स ब्रेक डाउन द की डिफरेंसेस।
इस टेबल में आप साफ देख सकते हैं कि रिटायरमेंट एज में 3 साल का फर्क है। 65 साल एससी के लिए और 62 एचसी के लिए। एससी का जुरिस्डिक्शन पूरे देश पर है, जबकि एचसी का अपने स्टेट तक लिमिटेड है। और एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स के मामले में हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा वाइड है। ये एक कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। और हाँ, एज डिफरेंस भी एक हॉट टॉपिक है, खासकर तब जब एससी में 70,000 से ज्यादा और एचसीज में 55 लाख केसेस पेंडिंग हैं। चलिए अब एक क्विक फायर क्विज हो जाए। लेट्स सी कितना याद रहा। रोहन, रेडी है क्वेश्चंस के साथ? एब्सोल्युटली। ये रहा पहला सवाल। सही जवाब है सी, 65 साल। याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 साल होती है। ये एक हिस्टोरिक केस है और इसका जवाब है बी, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। सलाह देने की शक्ति याद है, ये आती है सी, आर्टिकल 143 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जब एक अंपायर की तरह काम करता है, वो होता है बी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। थोड़ा ट्रिकी है। सही जवाब है सी, अटॉर्नी जनरल के रूप में सर्विस करना आर्टिकल 124 में स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पावर है। सही जवाब है बी, मास्टर ऑफ द रोस्टर। चीफ जस्टिस ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। जुडिशरी जब एक शील्ड की तरह काम करती है, बिल्कुल सही। इसका जवाब है सी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जुडिशियल रिव्यू को इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। चलिए देखते हैं कितना याद है। एससी और एचसी के बीच 3 साल का फर्क। सही जवाब है बी, 62 इयर्स। ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के लिए बेहद जरूरी है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सही जवाब है सी, आर्टिकल 32। और हाँ, आर्टिकल 226 यही पावर हाई कोर्ट्स को देता है। और आखिरी सवाल, PIL, जिसे आम आदमी भी इम्पोर्टेंट मुद्दे उठा सकता है, ये बी, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता का ही एक रिजल्ट है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जुडिशरी ऊपर से लेकर नीचे तक एक गार्डियन का रोल निभाती है। पर जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व हो रहा है, पार्लियामेंट की पावर और जुडिशरी के इस रोल के बीच का बैलेंस आगे कैसे अडेप्ट करेगा, ये एक कांस्टेंट डायनामिक प्रोसेस है। बात करने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ का ये जो एक वाक्य है ना, ये अपने आप में सब कुछ बता देता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ मुकदमों की सुनवाई करना नहीं है। असल में ये सत्ता के संतुलन को बनाए रखने वाली सबसे बड़ी ताकत है। इसका काम ये पक्का करना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपनी अपनी हद में, अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही काम करें। तो इस पूरी चर्चा में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इस अदालत की बनावट कैसी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम इसके अंदर चल रहे कुछ बड़े विवादों पर नजर डालेंगे, जैसे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर की शक्ति, ये क्या चीज़ है। और फिर संसद के साथ इसकी जो ऐतिहासिक टक्कर रही है उसकी बात करेंगे और जानेंगे उस मशहूर बुनियादी ढांचे की कहानी। तो चलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात से शुरू करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत ही नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये हमारे संविधान का, समझिए कि अंतिम व्याख्याता है, उसका फाइनल गार्डियन है, संरक्षक है। इसका लिया हुआ हर एक फैसला देश के कानून की दिशा तय कर सकता है और सत्ता के बड़े बड़े समीकरणों पर असर डालता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतनी ज़रूरी, इतनी ताकतवर संस्था बनती कैसे है? आइए अब जरा इसकी बनावट को, मतलब इसके स्ट्रक्चर को, इसमें जज बनने की योग्यताओं को और इसके मुख्य कामों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 124 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 दूसरे जज, मतलब कुल मिलाकर 34 जजों की स्ट्रेंथ तय की गई है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये संख्या कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो संसद कानून बनाकर इसे बदल भी सकती है। अच्छा, तो इस बेंच का हिस्सा बन कौन सकता है?
हमारा संविधान इसके लिए 3 रास्ते बताता है। पहले 2 तो काफी सीधे और जाने पहचाने हैं। या तो कोई कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर कम से कम 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। लेकिन जो तीसरा रास्ता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि राष्ट्रपति की नज़र में कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। ये एक ऐसा दरवाजा है जो खोला तो गया है, पर मजे की बात यह है कि आज तक इसका इस्तेमाल कभी हुआ नहीं। अब आते हैं अदालत की शक्तियों पर, मतलब इसके पास पावर्स क्या क्या हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह की मेन पावर्स हैं। पहली है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी मूल क्षेत्राधिकार। इसके तहत कोर्ट सीधे उन मामलों को सुनता है जो केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों से जुड़े होते हैं। दूसरी है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील यहाँ सुनी जाती है। और तीसरी है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी सलाहकारी शक्ति, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय मांग सकते हैं। तो ये तो हुई बनावट और शक्तियों की बात। चलिए अब जरा अंदर चलते हैं और पहले बड़े विवाद की ओर बढ़ते हैं, और ये है रोस्टर की शक्ति का मामला। ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है जो पूरी तरह से भारत के चीफ जस्टिस के हाथों में होती है। और आपको बता दूं, इसी शक्ति ने न्यायपालिका के अंदर ही एक बहुत बड़ी बहस छेड़ रखी है। तो सवाल है कि आखिर ये मास्टर ऑफ द रोस्टर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये चीफ जस्टिस का अकेला अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है, ये तय करने का कि कौन सा केस कौन से जजों की बेंच सुनेगी। मतलब एक तरह से पूरे कोर्ट के वर्कफ्लो का कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक सा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर चीफ जस्टिस भले ही कोर्ट के मुखिया हों, पर जब बात जुडिशियल पावर की आती है तो वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, यानी बराबर वालों में पहला। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब बेंच में बैठकर कोई फैसला सुनाया जा रहा हो तो उनकी वोट की ताकत किसी भी दूसरे जज से ज्यादा नहीं होती, सब बराबर हैं। अब इस पूरी बहस के केंद्र में कानून का एक सदियों पुराना सिद्धांत है। लैटिन में इसे कहते हैं नेमो ज्यूडेक्स इन सुआ कॉसा। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। जो लोग इस सिस्टम की आलोचना करते हैं उनका यही कहना है कि जब एक अकेले व्यक्ति के पास बिना किसी रोक टोक के केस बांटने की इतनी बड़ी शक्ति होती है तो पक्षपात की आशंका को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो इस बहस के 2 पक्ष एकदम साफ हैं। एक तरफ है मौजूदा सिस्टम जहां सारी ताकत चीफ जस्टिस के पास है। इसके सपोर्ट में तर्क दिया जाता है कि इससे काम में तेजी आती है, एफिशिएंसी बनी रहती है और जुडिशियल डिसिप्लिन भी रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक सुझाव है, एक प्रस्ताव है कि जो संवेदनशील मामले हैं उन्हें 5 सबसे सीनियर जजों का कॉलेजियम मिलकर बांटे। इसके पीछे तर्क है कि इससे सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी, निष्पक्षता बढ़ेगी और शक्ति का संतुलन बना रहेगा। मतलब सारी पावर एक जगह इकट्ठा नहीं होगी। तो ये तो थी कोर्ट के अंदर की खींचतान। अब यहां से निकलते हैं और अदालत के सबसे बड़े बाहरी संघर्ष पर आते हैं। ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संसद के बीच के उस जबरदस्त और ऐतिहासिक खींचतान की, जिसने हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक को जन्म दिया। और वो सिद्धांत है बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी संरचना का सिद्धांत। देखिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, ये कोई रातों रात नहीं आ गया। नहीं, इसके पीछे दशकों का एक लंबा न्यायिक संघर्ष है। कहानी शुरू होती है 1951 में, जब शंकरी प्रसाद केस में कोर्ट ने कहा कि संविधान को बदलने की संसद की शक्ति पर कोई रोक नहीं है, ये असीमित है। फिर 1967 में गोलकनाथ मामले में पूरा पासा ही पलट गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। और फिर आखिरकार 1973 में वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस आया, जिसमें अदालत ने एक शानदार संतुलन कायम किया। और जानते हैं, यही संतुलन बुनियादी संरचना सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहलाया। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, उसे ये हक है, लेकिन वो इसकी मूल आत्मा को, इसके फंडामेंटल कैरेक्टर को नहीं बदल सकती। आप कह सकते हैं कि ये संसद की शक्ति पर अदालत द्वारा खींची गई एक लक्ष्मण रेखा है।
तो सवाल उठता है कि इस बुनियादी संरचना में आखिर आता क्या-क्या है। देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, कोर्ट ने कभी कोई लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन समय के साथ अलग-अलग फैसलों में अदालत ने कुछ चीज़ों को इसका हिस्सा माना है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, भारत का सेक्युलर और फेडरल चरित्र, शक्तियों का बंटवारा, जुडिशियल रिव्यू की ताकत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायपालिका की अपनी स्वतंत्रता। ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन्हें किसी भी हालत में नहीं बदला जा सकता। और अब आते हैं हमारी आखिरी लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बहस पर। एक ऐसी बहस जो हमारे संविधान सभा के समय से चली आ रही है और आज भी उतनी ही ताज़ा है। और वो है जजों की रिटायरमेंट की उम्र का सवाल। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि संविधान से जुड़े सवाल कभी पुराने नहीं पड़ते, वो बस समय के साथ नया रूप ले लेते हैं। अगर आज की बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ये जो उम्र है ये हमारे संविधान में ही तय की गई है और जैसा मैंने कहा, सालों से इस पर बहस और चर्चा होती रही है। और ये मामला और भी दिलचस्प तब हो जाता है जब हम इस 65 साल के आंकड़े की तुलना दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्रों से करते हैं। आपको पता है, कनाडा में जज 75 साल की उम्र तक काम करते हैं और अमेरिका में वहां तो जजों की नियुक्ति जीवन भर के लिए होती है। तो ये साफ दिखाता है कि भारत का नजरिया इस मामले में बाकियों से कितना अलग है। तो फिर ये उम्र बढ़ाने के पक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं? सबसे बड़ा तर्क तो है मुकदमों का अंबार। हमारे कोर्ट्स में जो लाखों केस पेंडिंग हैं, कहा जाता है कि उम्र बढ़ाने से उनसे निपटने में मदद मिलेगी। दूसरा तर्क ये है कि जो सीनियर जज होते हैं, उनके अनुभव और ज्ञान का फायदा सिस्टम को ज्यादा लंबे समय तक मिल पाएगा। और एक और बात कही जाती है कि इससे शायद ज्यादा प्रतिभाशाली और सीनियर वकील भी जज बनने के लिए आकर्षित होंगे। और ये सारी बातें ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं, चाहे वो मास्टर ऑफ द रोस्टर की शक्ति हो, बुनियादी संरचना का सिद्धांत हो या फिर जजों की रिटायरमेंट की उम्र। ये सिर्फ कानूनी या अकादमिक बहसें नहीं हैं, नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि भारत की सबसे बड़ी अदालत आखिर काम कैसे करेगी। तो सवाल यही है कि एक ऐसा देश जो हर पल खुद को बदल रहा है, जो लगातार इवॉल्व हो रहा है, उसके अंतिम संरक्षक को, उसके फाइनल गार्डियन को भी वक्त के साथ कैसे बदलना होगा। आज हम इंडिया के सबसे ऊंचे कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की शक्तियों और उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ऐसे समझेंगे कि हमेशा याद रहे। नमस्ते। एग्जाम्स का टाइम है, तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका, हमारा जुडिशरी आखिर काम कैसे करता है। हम शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कर रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो हमारे लोकतंत्र के बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल, और इसका जवाब ही ना इस पूरे टॉपिक की नींव है। समझो कि ये एक चाबी है जो बताती है कि इंडियन लॉ में आखिरी फैसला आखिर किसका होता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा सफर बिल्कुल साफ है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के क्या और कैसे से शुरू करेंगे, फिर उसकी शक्तियों जैसे जुडिशियल रिव्यू और पीआईएल को समझेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट्स के साथ उसकी तुलना करेंगे और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए बड़ी तस्वीर को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये संविधान का रक्षक है। ऐसे सोचिए, जैसे क्रिकेट मैच में एक अल्टीमेट अंपायर होता है ना, सुप्रीम कोर्ट बस वही काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई, यहां तक कि सरकार भी, संविधान में लिखे नियमों के अनुसार ही खेलें। तो ये गार्डन बनता कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा ढांचा है ना, वो एक बेहद जरूरी अनुच्छेद से शुरू होता है, आर्टिकल 124। अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 कोर्ट की संरचना यानी कॉम्पोजिशन तय करता है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई और उनके साथ 33 अन्य जजेस। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई? 34। एग्जाम अलर्ट, ये नंबर सीधा सीधा सवाल बनकर आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल 124(3 सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए योग्यताओं मतलब क्वालिफिकेशंस को बताता है। और यहाँ एक की डिटेल है, खासकर एमसीक्यूज के लिए, सुप्रीम कोर्ट बेंच तक पहुँचने के लिए यही 3 रास्ते हैं। इन्हें ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्स का एक फेवरेट सवाल है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट वाला लाउट है ना, उससे अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। संविधान सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 साल की रिटायरमेंट एज तय करता है।
और ये काफी सोचा समझा फैसला था। जब संविधान बन रहा था ना, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 60, 68 और यहाँ तक कि लाइफ टेन्योर के सुझाव भी आए थे। लेकिन अनुभव और एक मुनासिब कार्यकाल के बीच बैलेंस बनाते हुए 65 साल पर आखिरी फैसला लिया गया। अच्छा, अब जब हम जान गए हैं कि कोर्ट क्या है और ये कैसे बनता है, तो आइए समझते हैं कि ये करता क्या है। इसकी शक्तियां इसके जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार से परिभाषित होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एससी आखिर किस तरह के केसेस सुन सकता है। और ये कोर्ट जो जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ का है, क्यों को बेहतरीन तरीके से समझाता है। जुरिस्डिक्शन ना एक मैप पर बाउंड्रीज बनाने जैसा है। यह सुनिश्चित करता है कि सेंटर और स्टेट्स अपने अपने इलाके में ही काम करें और एक दूसरे के काम में दखल ना दें। फेडरल बैलेंस बना रहता है इससे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है, किसी निचली अदालत से होकर नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव डोमेन है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझो, जब बड़े प्लेयर्स यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई कानूनी तकरार हो तो मामला सीधा सबसे बड़ी अदालत में जाता है। ये आम नागरिकों के केसेस के लिए नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पावर है, निचली अदालतों, खासकर हाई कोर्ट्स के फैसलों की समीक्षा करना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई पार्टी हाईकोर्ट के डिसीजन से नाखुश है तो वो ऐसे ही अपील नहीं कर सकती। केस में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी एक गंभीर कानूनी सवाल होना जरूरी है। समझ लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह है। ये एक अनोखी शक्ति है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या तथ्यपरक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय मांग सकते हैं। बेसिकली ये है सलाह देने की पावर। अगर प्रेसिडेंट को कोई डाउट है तो वो एससी से ओपिनियन मांग सकते हैं। बट एग्जाम के लिए याद रखें, ये सिर्फ एडवाइस है, एससी का कोई बाइंडिंग फैसला या जजमेंट नहीं। और हाँ, एससी ये सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अंतिम सुरक्षा कवच का काम करती है। सही कहा। और इसी शक्ति का एक विकसित रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL, जिसने आम आदमी को भी न्याय तक पहुंचने का मौका दिया। चलिए इस पर भी बात करते हैं। देखिए, ये फैसला रातों रात नहीं हुआ। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच एक लंबी खींचातानी चली थी। सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट की संविधान बदलने की शक्ति असीमित है। इस लड़ाई का अंत एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क फैसले में हुआ। वो लैंडमार्क केस था केशवानंदा भारती। इसी ने हमें ये सिद्धांत दिया जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसे ऐसे सोचिए, संविधान एक बिल्डिंग है। पार्लियामेंट उसकी दीवारों को पेंट कर सकती है, कमरे बदल सकती है, यहां तक कि नए फ्लोर्स भी बना सकती है, लेकिन वो उसकी नींव, उसके फाउंडेशन को नहीं हिला सकती। बस वो फाउंडेशन ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सालों से कोर्ट ने कई फीचर्स को इस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहीं से जुड़ती है PIL की कहानी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू कोई भी नागरिक या NGO पूरे समाज के हित में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन गया, जिससे जुडिशरी ने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। अच्छा, अब जब हम सुप्रीम कोर्ट को काफी हद तक समझ चुके हैं, तो आइए इसकी तुलना हाई कोर्ट से करते हैं। इससे उनके अलग अलग रोल्स और शक्तियों को साफ तौर पर समझा जा सकेगा। ओके, तो चलो एक जल्दी से तुलना करते हैं। इस टेबल पर ध्यान दें। रिटायरमेंट एज का अंतर तो साफ है, 65 वर्सेस 62, पर असली खेल जुरिस्डिक्शन में है। एक और एग्जाम अलर्ट। हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति जो आर्टिकल 226 के अंडर आती है, वो SC के आर्टिकल 32 से ज्यादा वाइड है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के बारे में रिट्स जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी और मकसद के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं। और हाँ, हर हाई कोर्ट को अपने नीचे आने वाली सभी अदालतों पर सुपरिंटेंडेंस यानी अधीक्षण की पावर भी होती है। चलो भाई, अब टाइम है रिवीजन का। हम कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। देखते हैं इस डिस्कशन से कितना याद रहा। तैयार हैं? लेट्स बिगिन। ये रहे पहले दो सवाल। सवाल 1 बेसिक स्ट्रक्चर पर है और सवाल 2 कोर्ट की स्ट्रेंथ पर। सोचने के लिए थोड़ा समय लीजिए। ओके, आंसर्स लॉक करें। पहले सवाल का सही जवाब है B, केशवानंदा भारती। ये वो केस है जिसने सब कुछ बदल दिया। और दूसरे का जवाब है C, 34, एक CJI और 33 अन्य जजेस। अब अगले दो सवाल।
क्वेश्चन 3 एक खास शक्ति के बारे में है और क्वेश्चन 4 हाई कोर्ट की पावर टेस्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं। तीसरे का जवाब है सी, आर्टिकल 143 यानी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, हमारी सलाह वाली पावर। और चौथे का सही जवाब है ए, आर्टिकल 226। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, आई होप इस पर सबने ध्यान दिया होगा। और ये आखिरी 2 सवाल, एक सवाल डिटेल्स पर ध्यान देने की परख करता है और दूसरा एक कॉन्सेप्ट की समझ पर। पॉज, फाइनल आंसर्स। 5वें का सही जवाब है सी, 3 साल, 65 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 62 हाई कोर्ट के लिए। और आखिरी सवाल, PIL जुड़ती है बी, जुडिशियल रिव्यू से। ये कोर्ट की शक्ति का इस्तेमाल करने का ही एक जरिया है। आई होप सबके आंसर सही थे। तो सार ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये वो स्तंभ है जो हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे को संभालता है और इसके पावर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर ना हो। और हम इस विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम अपनी न्यायपालिका की आज़ादी और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण पूरा हुआ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। डे 8 पर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में जानेंगे, उसे मिस मत करिएगा।